हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रमेश चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ प्रोक्सिमा एजुकेशन ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे जो पुराने एग्जाम्स में जो मैथ के जो क्वेश्चंस आए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, उनको आज अपन सोल्व करेंगे। जो भी अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, जैसे अभी अपन एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, अपनी जो सीरीज चल रही है सीईटी के, जो सीईटी 10+2 जो पिछला पेपर हुआ था, उस पेपर में मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको अपन सोल्व कर रहे हैं। हर पेपर में लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं, 17-18 क्वेश्चन आ रहे हैं, और सभी टॉपिकों से किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं, अपन उन टॉपिकों को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन अपना कि 5 सेमी भुजा के 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने घनाभ की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? लंबाई। जब भी 2 समान भुजाओं वाले घनों को अपन जोड़ते हैं, जो 2 समान भुजाओं वालों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, जब भी, अब इस बात का ध्यान रखना कि जब भी 2 समान भुजाओं वाले घनों को जोड़कर एक नया घनाभ बनाया जाता है, तो उस घनाभ की केवल लंबाई में परिवर्तन होता है। कायम परिवर्तन होता है केवल लंबाई में। उसकी जो ऊंचाई और उसकी जो चौड़ाई होती है वो वैसी की वैसी ही रहती है, केवल कायम में परिवर्तन होता है उसकी लंबाई में। तो लंबाई कितनी होती है? जैसे पहले 5 सेमी थी, तो पहले से क्या हो जाएगी? 2 गुनी, क्योंकि 2 घनों को जोड़कर बनाया जा रहा था ना। तो पहले 5 सेमी थी लंबाई, तो अब नई लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 सेमी। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? सी। देखो बहुत आसान, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि 5 सेमी भुजा के 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, और इस प्रकार बने घनाभ की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि 2 घनों को जोड़कर बनाया जा रहा है ना अपन ने। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 2 गुनी। ठीक है। और ऊंचाई और जो चौड़ाई थी उसमें, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा नए घनाभ की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि एक घन के किनारे में 20% की वृद्धि की जाती है, तब इसके आयतन में हुई वृद्धि ज्ञात करनी है अपने को। ये भी वापस फिर से एक और ज्योमेट्री क्वेश्चन आ गया घन से रिलेटेड। और क्वेश्चन क्या है कि अपने पास क्या दिया हुआ है? एक घन, और घन का जो किनारा है अर्थात घन की जो भुजा है उसमें कितने % की वृद्धि हो रही है? 20% की। और तब इसके आयतन में कितनी % की वृद्धि हुई वो अपने को ज्ञात करना है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अपन ने माना घन की भुजा, घन की भुजा क्या मान लिया अपन ने? 100 इकाई मान ली। क्या मानी? 100 इकाई। तो घन का आयतन कितना होगा? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 100 का क्यूब, 100 का क्यूब कितना होगा? कितने जीरो लग जाएंगे? 6 जीरो, 10 की पावर 6 इकाई क्यूब। ये क्या हो जाएगा? घन का आयतन। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर इसके किनारे में 20% की वृद्धि कर दे, अगर इसकी भुजा में अपन 20% की वृद्धि कर दे, तो नई जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी? 120। नई भुजा कितनी हो जाएगी? 120। और उसका आयतन कितना होगा? 120 का क्यूब, 120 का क्यूब। तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। उस पर कितने जो लगा देंगे अपन? 3 जीरो। तो ये क्या हो गया? नए घन का आयतन। और पुराने घन का आयतन कितना था? 10 की पावर 6। और जब अपन इसकी भुजा को 20% बढ़ा दिए तो आयतन कितना हो गया? ये हो गया आयतन। तो कितने की वृद्धि हुई? टोटल 728000 की वृद्धि हुई। काय पे हुई? 10 की पावर 6 पे। तो ये वृद्धि कितने % हुई वो निकालते अपन। 728000 बटा 10 की पावर 6 इंटू 100। देखो 3 जीरो से अपन 3 जीरो काट दिए, और ये 2 जीरो से 2 जीरो से कैंसिल कर दिए। कितना है? 728 बटा 10। तो 1 जीरो तो एक संख्या पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो 72.8% की क्या हो गई? वृद्धि। अगर घन का किनारा अपन 20% बढ़ा देंगे तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? 72.8%। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना? सी ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लगभग हर पारी में सीईटी में ये जो अपना टॉपिक है घन के बारे में अर्थात ज्योमेट्री का, हर पारी में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के अपने को घबराना नहीं है। जैसे नॉर्मल औसत का क्वेश्चन अपन जैसे नॉर्मल सारे औसत के क्वेश्चन करते आए अभी तक, अपने इनको भी वैसे ही करना है। बहुत आराम से करेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत लेने की कोई बात नहीं। जैसे भी अपने को दिया है कि यदि m संख्याओं का औसत है n स्क्वायर
और इसी तरह n संख्याओं का औसत है m स्क्वायर। तो m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। क्वेश्चन को पढ़कर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपने को क्या दिया हुआ है कि m संख्याओं का औसत कितना है n स्क्वायर। तो m संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, योग कैसे निकालते हैं, संख्याओं को औसत से गुणा कर देते हैं। तो m को कैसे गुणा कर देंगे, n से। तो m n स्क्वायर हो गया, क्या हो गया m n स्क्वायर, m संख्याओं का योग। क्यों, क्योंकि m संख्याओं का औसत कितना था n स्क्वायर, तो उनका टोटल योग कितना हो गया m n स्क्वायर। फिर नेक्स्ट लाइन दी हुई है कि इसी तरह n संख्याओं का जो औसत है वो है m स्क्वायर। तो इसी तरह n संख्याओं का योग वो कितना हो जाएगा n इंटू एम स्क्वायर। क्यों, क्योंकि n संख्याओं का औसत कितना है m स्क्वायर। तो ये क्या हो गया n संख्याओं का योग। अब पूछ क्या रहा है अपने वो क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, क्या ज्ञात करना है कि m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इन दोनों संख्याओं को मिलाकर इनका औसत ज्ञात करो। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो m संख्याओं का योग कितना है m n स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस n संख्या का योग n m स्क्वायर, और कुल संख्या कितनी है m प्लस n। इसका क्या दे देंगे अपन, भाग। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अपन देख रहे हैं तो यहाँ भी m और n देखने को मिल रहा है, यहाँ भी m और n देखने को मिल रहा है गुणा में। तो क्या कर लेंगे अपन, ऊपर से m n कॉमन ले लेंगे। यहाँ से m कॉमन ले लिया। अब n स्क्वायर में से अगर n कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, एक n बच गया। यहां से भी n तो बाहर आ गया, और m स्क्वायर में से एक m कॉमन ले ले, क्या आ गया m। और नीचे क्या है ब्रैकेट में, बटे में m प्लस n। सेम दिख रहे हैं ये m प्लस n, n प्लस n, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा अपना फाइनल आंसर m n। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या बता आंसर, m इंटू n। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, सी ऑप्शन। देखो दिखने में क्वेश्चन अटपटा दिख रहा था, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं। जैसा अपना बेसिक से संख्याओं के औसत का वैसे अपने को करना है। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर दिया हुआ है, तो उनका योग निकाला अपन ने। फिर n संख्याओं का योग निकाला, और उन दोनों संख्याओं को मिलाकर उनका औसत ज्ञात करना है। तो इन दोनों का योग बटा m प्लस n। अब ऊपर दोनों जगह अपने को दिख रहा है m इंटू n आ रहा है, तो अपन ने m n कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बच गया n, यहाँ से बच गया m। यह ब्रैकेट और नीचे वाली संख्या सेम बन गई, तो इससे ही क्या कर दिया अपन ने, काट दिया। तो क्या बचा अपना आंसर m n। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन। औसत से भी लगभग हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, अपने को आराम से करना है सारे क्वेश्चन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दे रखा है अपने को। लिखते हैं एक बार कि एक त्रिभुज एबीसी त्रिभुज दे रखा है, उसमें 2a बराबर 3b बराबर 6c है। तो a b c के मान ज्ञात करने, किसके मान ज्ञात करने, a b c के। पहले a का मान, फिर b का मान, फिर c का मान क्रमवार अपने को ज्ञात करने। तो देखो एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ आपको। अपने को दे रखा था कि 2a बराबर 3b बराबर 6c, ये अपने को दे रखा है। तीनों एंगल में संबंध दे रखा है। तो अपन कुछ भी नहीं करना, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करेंगे। तीनों कोणों का ज्ञात कर लेंगे अपन, अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अनुपात ज्ञात करने की आसान से ट्रिक है। अगर a का अनुपात ज्ञात करना है तो a को क्या कर लेंगे अपन, a को छुपा लो और b और c को गुणा कर दो। 6 इंटू 3 कितने होते हैं, 18 आ गए। अगर b का अनुपात ज्ञात करना है तो b को छुपा लेते, तो a और c का गुणा कर दो। 6 और 2 का कितना हो गए, 12 हो गए। और c का अनुपात ज्ञात करना है तो a और b को गुणा कर दो। 2 इंटू 3 कितने तो हो गए, 6। कट रहे तो काट दो इनको, 6 से कट रहे ना। 3 बार में 18, 2 बार में 12, 1 बार में 6। कितना अनुपात आ गया, 3 अनुपात 2 अनुपात 6। तो मान लिया अपन ने पहला कोण है 3x, दूसरा है 2x, तीसरा है x। तो कुल तीनों का योग कितना हो गया, 6x। कुल योग कितना हो गया, 6x। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 6x किसके बराबर है, 180 के। तो x का मान कितना आ गया, 180 में 6 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितना आ गया x का मान 30। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, तीनों कोण बताना है a b c। a कितना माना था अपन ने, 3x, b 2x और c x। तो a का मान कितना आ गया, 30 इंटू 3 90। a का मान कितना आ गया, 30 इंटू 3 90। b का मान 30 इंटू 2 60 और c का मान 30 एकम 30। तो 90, 60 और 30 आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन से होगा, बी। देखो देखने में ये भी पता लग रहा था, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। अपने कुछ भी नहीं करना, दे रखा है कि 2a बराबर 3b बराबर 6c। अपन ने क्या किया, तीनों कोणों का अनुपात निकाल लिया। अनुपात निकालना बहुत आसान है। अगर a का अनुपात निकालना है तो a वाले को
हटा दो और बी और सी को गुणा करके लिख दो। बी का अनुपात निकालना है तो बी को हटा दो और ए और सी को गुणा करके लिख दो। ऐसे अपन ने तीनों का अनुपात निकाल लिया, कितना आया 3:2:6। पहला कोण मान लिया 3x, दूसरा मान लिया 2x, तीसरा मान लिया अपन ने x। तो तीनों का योग किया तो कितना आ गया 6x, और तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के 180। तो x का मान क्या है यहाँ से 30। x का मान 30 आया तो पहला कोण हो गया 30 × 3 90 डिग्री का, दूसरा कोण हो गया 30 × 2 60 डिग्री का, और तीसरा कोण हो गया 30 डिग्री का। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना बी। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या गलती होती है भी बताते हैं आपको। दिया कि कप्तान एवं सैनिकों के 1200 व्यक्तियों का एक समूह है। कुल कितने सैनिक, कुल कितने व्यक्ति हैं या सैनिक है 1200। कुल कितने का समूह है 1200 का। आगे देखो, एक समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है, यहाँ प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कप्तान है। क्या कंडीशन दे रखी है अपने को कि हर 15 सैनिकों पर एक क्या है, एक कैप्टन है। तो इस समूह में कप्तानों की संख्या बतानी पड़ेगी। काय की संख्या बतानी है, कप्तानों की संख्या। तो कप्तान कितने होंगे, जितने कुल अपने पास समूह होंगे उतने क्या होंगे कप्तान। क्यों, क्योंकि हर समूह का क्या है एक कप्तान है, हर समूह का क्या है एक कप्तान। तो देखो एक समूह में कुल कितने लोग होते हैं, देखो एक समूह में अपने को दे रखा है 15 तो क्या है सैनिक, और 15 सैनिकों पर एक क्या है कप्तान। तो कुल मिलाकर एक क्वेश्चन में एक समूह में कितने लोग हुए 16। गलती यही होती है, अपन 15 से भाग दे लेते हैं और समूह निकाल देते हैं, बता देते हैं कि इतने क्या है कप्तान है। लेकिन ऐसा अपने को नहीं करना। अपने को क्या दे रखा है कि 15 सैनिकों पर एक कप्तान है, और कप्तान भी उन 1200 व्यक्तियों में ही शामिल है। तो कुल मिलाकर एक समूह में कितने व्यक्ति हो गए 16। तो कुल एक समूह में कितने हो गए 16। तो 1200 व्यक्तियों में कितने समूह बनेंगे, 1200 में 16 का क्या दे देंगे भाग। 16 से भाग देते हैं इसको, 16 एकम 16, 7 बार में 112, कितने बचे 8, 80, 5 बार में 80। तो 1200 में 16 का भाग कितनी बार जाता है 75 बार। कौन सा ऑप्शन सही हो गया 80। तो कुल 75 समूह आ गए, और 75 समूह आ गए तो कप्तान भी कितने होंगे 75। क्यों, क्योंकि अपने को दे रखा है कि हर समूह पे कितने कप्तान है, हर समूह में एक कप्तान है। और समूह कैसा है, समूह है 15 व्यक्ति होगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाभ आने का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आते हैं। इनके 100 ट्रिक अपने को याद होने चाहिए। अपने को बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चनों को देखा करो, और ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व किया करो। हमारे साथ साथ आप भी मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करोगे, और सारे क्वेश्चन आपको आसानी से आप चुटकियों में सोल्व करने लग जाओगे। अगर आप रेगुलर सारी प्रोक्सिमा एजुकेशन आपकी क्लासें लेते हो तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो क्या देखा है कि एक आदमी ने 2 मेज प्रत्येक 720 रुपए में बेची। एक पर तो 20% का लाभ हुआ, दूसरी पर 20% की हानि हुई। तो पता करना है कि पूरे सौदे में कुल कितना लाभ या हानि हुई। पहले भी ऐसा क्वेश्चन अपन सोल्व कर रखे हैं पिछली क्लासेज में। मैंने आपको बताया था कि जब भी समान लाभ और समान हानि हो तब उस पूरे सौदे में हमेशा क्या होती है हानि। अगर इसने भी विक्रय मूल्य दे रखा था तो अपन 100 ट्रिक से चुटकियों में आंसर निकाल देते, लेकिन इसने क्या दे रखा है क्रय मूल्य दे रखा होता। तो लेकिन इसने क्या दे रखा है विक्रय मूल्य। तो 2 मिनट में भी बहुत आसान 20 सेकंड में अपन इसका आंसर निकाल लेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि 2 मेज बेची है, प्रत्येक मेज कितने में बेची 720 में, एक मेज कितने में बेची 720 में। तो दोनों मेजें कितने में बिक गई 720 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 1440 रुपए में। कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया इसका, सेलिंग प्राइस 1440। अब क्रय मूल्य याद करते फिर देखते हैं कितनी अपने को हानि हुई है। देखो 20% लाभ में 720 में बेचने पर 20% क्या हुआ लाभ। तो विक्रय तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 720 × 100/120, 0 से 0 काटा, 12 का भाग दिया 72 में 6 बार, 6 को 100 से गुणा किया तो 700 रुपए। ये क्या आया पहली मेज का विक्रय मूल्य। सेकंड मेज की बात करते हैं अपन। सेकंड मेज भी इसने 720 में बेची, लेकिन 720 में बेची तो इसको हानि हो गई कितनी 20% की। तो क्रय मूल्य कैसे याद करेंगे 100/80। पहले 20% लाभ हुआ था तो 100/120 से गुणा किया था। तो देखो अपन 0 से 0 काटा और 8 का भाग दिया 72 में कितनी बार 9 बार। तो जो सेकंड की जो सीपी थी वो कितनी आ गई 9 × 100 900 रुपए। तो 900 और 600 को अपन जोड़ते हैं तो कुल क्रय मूल्य कितना आ गया इसका 1500, और विक्रय मूल्य कितना आया था 1400। विक्रय मूल्य कितना आया था 1440, क्रय मूल्य कितना है 1500। तो हानि कितने रुपए की हुई इसको 60 रुपए की।
1500 माइनस आनी हो गई इसको 60 रुपए की, 1500 माइनस 1440, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना डी ऑप्शन। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन देखते ही नहीं करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में किसी भी सौदे में अपने को समान प्रॉफिट और समान लाभ हो कभी भी, तो हमेशा उस पूरे सौदे में क्या होता है, अपने को हानि होती है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो लंबवर्ती बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3 और उनकी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:4, तो उनकी बेलनों के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। कहीं का अनुपात ज्ञात करना है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर से एक और ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, अपने को देखने में हार्ड लगते हैं। देखो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है अपने को r1/r2, कितना दे रखा है 2:3, और दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है अपने को h1/h2, वो दे रखा है 5:3, 5:4। क्या क्या पूछ रहा है, एक तो अपने को ज्ञात करना है कि दोनों बेलनों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात और उनके आयतनों का अनुपात। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। दोनों का निकाल लेते हैं अपन, दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। 2π, r1 कितनी है 2 और h1 कितना है 5 बटा 2π, r2 कितनी है 3 और h2 कितना है 4। सोल्व करते हैं इनको, 2π से 2π कैंसिल हो गई, 2 से 4 काटा 2 बार में, तो दोनों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया, ऊपर आ गया 5 और नीचे 3 दूनी 6, 5:6। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात तो कितना है अपना 5:6। 5:6 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, पहले में। कौन सा आंसर हो गया अपना पहला। आयतन ज्ञात नहीं करेंगे तो भी सीधा बोल सकते अपन पहला आंसर है। अगर अपन आयतनों का अनुपात निकाले भी सही, तो आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, πr1² h1 बटा πr2² बटा h2। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, r1 की वैल्यू कितनी आई 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू h1 5, फिर r2 की वैल्यू कितनी 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू h2 कितना है 4, 4 से 4 काटा तो 5:9, तो 5:6 और 5:9 कौन से ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। देखो अपने को त्रिज्याओं अनुपात दे रखा, तो वो अपन ने त्रिज्याएं मान ली, पहले की 2 मान ली, दूसरे की 3 मान ली, पहले की ऊंचाई 5 मान ली, दूसरे की ऊंचाई मान ली 4। अपन को निकालना है बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, 2π इंटू r का मान 2 और h का मान 5, दूसरे में r का मान 3, h का मान 4, 2π से 2π काट दिया और 2 से 4 काट दिया 2 बार में, तो 5/6। तो कितना अनुपात आया पृष्ठीय क्षेत्रफलों का 5:6, और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात से अपना क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। आगे निकालने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि एक ही ऑप्शन है इसमें 5:6 आ रहा है शुरू में, लेकिन फिर भी अपन ने आयतनों का अनुपात निकाल दिया। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, तो आयतनों का अनुपात निकाल दिया, वो भी कितना है अपना 5:9। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो फिर से एक और ज्योमेट्री क्वेश्चन आ गया। एक एग्जाम में 3-3, 4-4 ज्योमेट्री क्वेश्चन आते हैं, इनके अपने को फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए। देखो पहला एक क्वेश्चन है अपना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा और उसकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। भुजा और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है, ऊंचाई और भुजा का नहीं ज्ञात करना, अपने को खाली कुछ होना ही नहीं है। तो जो समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई में क्या संबंध होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर होता है √3/2 भुजा। क्या होती है 3/2 भुजा। अपने को अनुपात क्या है ज्ञात करना है, a का और h का, a/h। तो ये क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो भुजा और ऊंचाई का अनुपात कितना आ गया 2/√3। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शॉर्ट में हो गया। भुजा और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना था, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा और उसकी ऊंचाई में क्या संबंध होता है, h बराबर √3/2 a। h का मतलब ऊंचाई, a का मतलब भुजा। तो अगर अपने को a/h ज्ञात करना है तो इसको जब दें कितना हो गया 2/3, 2:3। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि यदि ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए और आधार को 20% कम कर दिया जाए तो त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफलों का अनुपात अपने को बताना है। ऊंचाई को करना है 2 गुना
और आधार को करना है 20% कम। जैसे पहले मान लो ऊंचाई है h, तो उसको बढ़ा देकर कर देना है 2h, और आधार को क्या कर देना 20% कम। अगर आधार अपन मान लिए 10 माना, आधार क्या मान लिए अपन 10, तो इसको 20% कम कर देना है, कितना होगा 10 से घटकर 8। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करते हैं, 1/2। पुराना आधार कितना है 10, पुरानी ऊंचाई h, इस बटे में 1/2। नया आधार कितना हो गया अपना 20% कम कर दिया इसको, तो कितना रह गया 8, इंटू नई ऊंचाई को 2 गुना बढ़ा दिया 2h। काटते इनको, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से कट रहा है ये, h से h कट गया, 2 से कट रहा है ये, कितनी बार में 5 बार, तो कितना आ गया 5/8 अर्थात 5:8। बहुत आसान है, कितना आसान क्वेश्चन, जैसे सोल्व हो गया अपना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला। देखो अगर ज्योमेट्री के अपने को फॉर्मूले याद है तो अपन ज्योमेट्री क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी अपने को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप प्रोक्सिमा एजुकेशन क्लब की लगातार क्लासेस देख रहे हो तो आप सबसे जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। देखो आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि यदि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 1/1 प्लस √2 है तो x² + 2x + 3 का मान अपने को ज्ञात करना है। देखो क्या दे रखा है अपने को, x का मान दे रखा है x बराबर 1/1 प्लस √2, तो अपने को क्या का मान ज्ञात करना है x² + 2x + 3 का। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हर में रूट आ रहा है, परिवर्तन कर दो इसका, √2 -1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे इसको गुणा। देखो क्या हो जाएगा, x बराबर ऊपर गुणा में कितना हो गया √2 - 1, नीचे देखो a + b a - b दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, a + b a - b सर समीका क्या होती है a² - b², तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया तो 1, तो x बराबर कितना आ गया अपना √2 - 1, ठीक है। इसे 1 को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा प्लस का, x + 1 बराबर √2। अब अपने को क्या याद करना है, याद तो अपने को ये करना है x² + 2x + 3, तो क्या अगली स्टेप में क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, x + 1 का भी स्क्वायर कर देंगे, √2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो x + 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x², a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + 2ab + b², तो क्या आ गया x² + 2 × x × 1 अर्थात 2x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, इधर √2 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया 2, ये आ गया अपने पास x² + 2x + 1 बराबर 2। लेकिन अपने को क्या मान ज्ञात करना है x² + 2x + 3 का, तो क्या करेंगे अपन, इधर भी 2 जोड़ देंगे तो उधर भी क्या जोड़ना पड़ेगा 2, फिर समीकरण संतुलित करना पड़ेगा ना। जैसे अपने पास क्या आया था x² + 2x + 1 बराबर 2, तो अपने को मान क्या ज्ञात करना है x² + 2x + 3 का, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे, इधर 2 जोड़ा कितना हो गया 3, उधर जोड़ा 2 जोड़ा तो कितना हो गया 4, तो जो अपने को ज्ञात करना था x² + 2x + 3 का मान वो कितना है 4, कौन सा ऑप्शन सही है सी। जितना सोच लेते उतना भी हार्ड नहीं था ये, बस क्या करना है अपने को परिमेयकरण करना है स्टार्टिंग में, √2 - 1 से ऊपर नीचे पर गुणा कर दिए, तो ऊपर तो ये आ गया, नीचे कितना है a² - b² बन गया, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ से पढ़ने एक इधर लिया, का हो गया प्लस का, फिर क्या गया अगले स्टेप में दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, a + b के होल स्क्वायर से खोल दिया इसको, और √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2। अब अपने को मान का ज्ञात करना था x² + 2x + 3 का, लेकिन यहाँ पे तो 1 आ रहा है लास्ट में, अपन ने इधर भी 2 जोड़ दिया समीकरण में, इधर भी 2 जोड़ दिया। अगर समीकरण में कुछ भी जोड़ते घटाते अपन तो उसके दोनों इसको में दाएं पक्ष बाएं पक्ष RHS LHS दोनों में जोड़ देते, उससे उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इधर भी 2 जोड़ा इधर भी 2 जोड़ा, तो कितना आ गया 4, कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है, तो आर का वेतन के संदर्भ में एस के वेतन में प्रतिशत कमी। समझ में कैसे नहीं आ रहा क्वेश्चन, अभी इसको सोल्व करेंगे, देखना अभी इसको लिखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। 2 व्यक्ति, एक आर है एक एस, आर का जो वेतन है वो एस के वेतन से 30% अधिक है, एस का वेतन मान लिया अपन ने 100, कोई भी संख्या 100 मान के करते हैं अपन बहुत आसान से हो जाती है, तो आर का वेतन हो जाएगा 130,
क्योंकि इससे कितना अधिक है 30%। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एस का वेतन है वो आर से कितना परसेंट कम है, दोनों का अंतर कितना है 30, तो 30 130 का कितना परसेंट होता है, तो 30 बटा 130 इंटू 100। बहुत आसान क्वेश्चन है, 0 से काटा 0 को, 3 को 100 से गुणा किया, कितना होगा 300 बटा 13, और 300 में 13 का भाग देंगे, पूरी पूरी बार भाग नहीं जाएगा, 13 दूनी 26, 2 बार में 4 से असफल बचे, 0 उतारा, 40 में 3 बार, कितना बचा 1, तो 23 से 1 बटा 13%, कितना प्रतिशत आया 23 से 1 बटा 13%। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, बी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला। क्या था 23 से 1 बटा 13%। बहुत आसान क्वेश्चन था। अपन इसको दे रखा कि आर का वेतन इसके वेतन से 30% अधिक है, तो इसका 100 माना, आर का कितना हुआ 130। अब पूछ क्या रहा है, उल्टा पूछ रहा है रिवर्स, कि एस का आर से कितना कम है, तो दोनों का अंतर 30 है, तो 30 से 130 का कितना परसेंट है, तो 30 इंटू 100 बटा 130, तो कितना आ गया 23 से 1 बटा 13%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक दर से 4 वर्षों में 8,800 रुपये हो जाती है, तो वो राशि ज्ञात करनी है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि साधारण ब्याज समान रूप से आगे बढ़ता है, प्रथम वर्ष में 1,000 रुपये ब्याज लग रहा है तो अगले वर्ष में भी 1,000 ही लगेगा। तो अपने को दे रखा है ब्याज दर कितनी 25%, कितनी है 25%, और कितने साल 4 वर्ष, और 4 वर्ष में राशि कितनी हो गई 8,800, तो 25% हर साल 25% बढ़ रहा है, तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा 25 इंटू 4 100%। 4 साल में कितना वेतन बढ़ गया 100%। मतलब ये जो वेतन, ये जो 4 साल में ये जो राशि है वो कितनी हो गई, डबल हो गई। किसी भी संख्या का 100% बढ़ गया किसी भी राशि का, तो क्या हो गया वो डबल। उसकी आधी कर देंगे, प्रारंभ में कितने रुपए थे अपने पास, इसका आधा कर दो 4,400। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि 25% 8 साल 25% बढ़ रहे हैं, तो 4 साल में कितने बढ़ेंगे 100%। 100% का मतलब हो गया कि राशि क्या हो गई 2 गुनी। तो राशि कितनी थी स्टार्टिंग में, उसका आधा कर दिया अपन ने, कितना गया 4,400। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 512,000 का घनमूल ज्ञात करना है, 512,30, इसका क्या ज्ञात करना है घनमूल। देखते अपने को लगती है बड़ी संख्या है कैसे करेंगे, लेकिन बहुत ही आसान है बच्चों। अपने को पता है 512 काय का होता है 8 का, 1000 काय का होता है 3 जीरो है 10 का। 512 क्या लिख सकते हैं अपन, 512 को लिख सकते हैं 512 इंटू 1000, तो 512 काय का घन होता है 8 का, 8 का क्यूब होता है ना, और 1000 काय का क्यूब होता है 10 का, तो 8 इंटू 10 कितने आ गए 80। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, चुटकियों में सोल्व कर दिया आप लोगों ने। हाँ देखो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात है 1/√3, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 10th क्लास की बुक में से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अपने को। ये ऊर्ध्वाधर छड़ मान लिया अपन ने, और ये इसकी छाया की लंबाई मान ली। अगर छड़ की लंबाई ये 1, तो छाया की लंबाई कितनी है √3, क्योंकि दोनों का अनुपात कितना है 1/√3। तो अपने को ये कोण ज्ञात करना है। तो इस कोण के लिए ये कौन सी पूजा हो गई लंब, ये कौन सी हो गई आधार। लंब और आधार दे रखा है, थीटा ज्ञात करना है। अपन ने त्रिकोणमिति में मैंने आपको बताया था कि लंब आधार काय में आते हैं, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार काय में आते हैं टेन में। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे टेन का, टेन थीटा बराबर लंब की वैल्यू 1 आधार की √3, तो टेन में 1/√3 काय की वैल्यू होती है टेन 30 डिग्री की, टेन में 1/√3 काय की वैल्यू होती है टेन 30 डिग्री की। तो जो कोणीय एंगल अपना वो कितना आ गया 30 डिग्री, तो उसमें सूर्य का कोण कितना बनेगा 30 डिग्री। क्वेश्चन था। देखो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है अपने को। ठीक है देखो 3 शर्तों में क्या पढ़ी अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो इसमें कौन सा शर्त लग रही है अपने को पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब अपने क्या पूछ रहा है, इसका उल्टा पूछ लिया, कोसेक माइनस कोट की जगह क्या पूछ लिया कोट माइनस कोसेक।
तो क्या हो जाएगा -1, उधर भी क्या हो जाएगा उल्टा। तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे कितना जाएगा -1। क्यों? क्योंकि कोसेक माइनस कोट कितना होता है 1। अगर इसका अपन चिन्ह चेंज कर देंगे कोट माइनस कोसेक, उधर भी चिन्ह चेंज कर देंगे, उधर भी क्या हो गया -1। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। इसमें गलती कहाँ होती है? क्योंकि अपन ने तीनों सोर्स में क्या पढ़ी है और उनमें पता नहीं चलता, भूल जाते कि कोसेक माइनस कोट का 1 होता है या कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर का 1 होता है, तो सीधा प्लस का वाला आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यही क्या हो जाती है? गलती। और यही गलती हो जाती है। यही हम बाकी जो बच्चे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के समझदारी से सोल्व करते हैं उनसे अपन यहीं पर क्या रह जाते हैं? पीछे रह जाते हैं यहीं पे। तो देखो बिल्कुल भी घबराना नहीं, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर का मान पूछ रहा है वो, जबकि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर का मान होता है 1। तो इधर भी चिन्ह चेंज किया, माइनस को मान लिया, तो इधर भी चिन्ह चेंज कर देंगे तो कितना मान हो गया? -1। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। रूट इसका मान निकालना है अपने को, ऊपर लिख दिया हुआ है √0.064 इंटू 6.25, नीचे दिया हुआ बटे में रूट में 0.081 इंटू 4.84। देखो 3 संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ पे 3 संख्या बाद पॉइंट है, तो इस पॉइंट से अपन ये पॉइंट काट सकते हैं। इधर भी 2 संख्या बाद पॉइंट पहले पॉइंट है, इधर भी 2 संख्या पहले पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पॉइंट भी अपन काट सकते हैं। अब देखो अंडर रूट में संख्या लिखी हुई है, 64 का स्क्वायर होता है 8 का, तो इसको लिख देंगे 8। 25 का 625 का स्क्वायर होता है 25 का। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा अपने को। देखो इधर क्या लिखा हुआ है 81, तो 81 का स्क्वायर होता है 9 का। और इधर क्या लिखा हुआ है 484 का स्क्वायर होता है 22। देखो अपने को कम से कम 20 से 50 तक तो स्क्वायर याद होना ही चाहिए, और 20-25 तक ही घनमूल याद होने चाहिए। कुछ कट रहा हो तो काट देते अपन। कट रहा है 4 2 से 11 बार, 2 से 4 बार, तो ऊपर कितना आ गया 25 इंटू 4 100, और नीचे 11 इंटू 9 99। तो आंसर कितना है अपना 100/99। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ये देखने को लग रहा था कि किससे सोल्व करेंगे, लेकिन 3 इधर पॉइंट से पॉइंट कटा, इधर भी पॉइंट से पॉइंट अपन ने काट दिया। 64 का स्क्वायर होता है 8 का, 625 का होता है 25 का, नीचे ये 81 इंटू 484, 81 का स्क्वायर होता है 9 का, और 484 22 का। इन दोनों को 2 से काट दिया अपन ने, तो 25/100/11 इंटू 9 कितने हो गए? 99। तो 100/99 कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना? डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सांख्यिकी प्रश्नावली से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इसमें माध्य माध्यिकार बहुलक का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इसमें केवल माध्यिका ही पूछ रहा है अपने को। आप ये पार्ट 2 है अपना, पहला वाला पार्ट देखोगे, पार्ट 3 अगर दूसरा वाला पार्ट देखोगे तो उसमें मैंने आपको करवा रखा है कि माध्य माध्यिका बहुलक तीनों कैसे निकाले। अभी यहाँ पे क्या निकालना है अपने को? माध्यिका। क्या निकालना है? माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए सीधी सी सिंपल सी बात है, जो भी अपने को श्रृंखला दी हुई क्वेश्चन देखते क्या है कि मैचों की श्रृंखला में कबड्डी टीम द्वारा बनाए गए अंक है ये, और टीम द्वारा बनाए गए अंकों की ज्ञात करनी माध्यिका। देखो माध्यिका निकालने का सीधा सिंपल फॉर्मूला है, जितनी भी संख्याएं दी हुई है उनको एक निश्चित क्रम में जमा दो। आप एक निश्चित श्रेणी बना दो उसकी, या तो आरोही क्रम में जमा दो या अवरोही क्रम में जमा दो। और जमाने के बाद में अगर विषम संख्याएं, मान लो 11 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं मान लो? कुल 11, तो 5 इधर गई 5 इधर गई, जो बीच वाली संख्या बची छठी, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी अपनी माध्यिका। क्या हो जाएगी? वो माध्यिका। लेकिन अगर मानो 10 संख्या है, मतलब सम संख्या है, तो क्या करेंगे? बीच वाले जो दोनों संख्या है उसको जोड़कर खाएगा, भाग दे देंगे अपन 2। बहुत आसान है माध्यिका निकालना, लेकिन उससे पहले इन संख्याओं को अपने को एक निश्चित क्रम में जमाना जरूरी है। देखो लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 लिख दिया अपन। उसके बाद में कौन सी है? 3 के बाद में 5 ये ठीक है, फिर 3 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। उसके बाद में कौन सी संख्या उससे बड़ी? 7 कितनी बार आ रहा है? 1 और 2 बार, तो 2 बार लेंगे 7। 7 से बड़ी कौन सी संख्या है? 8 भी आ रहा है 1 और 1 2 बार। फिर 8 के बाद में दे रखा है अपने को 8, 9 नहीं है 10 है, 10 कितनी बार है? 1 बार 2 बार, 10 भी 2 बार आ रहा है। फिर 10 के बाद में कौन सी संख्या आ रही है? 11 12 नहीं है, 14 है, 14 कितनी बार आ रहा है? 1 बार ही आ रहा है, लिख देंगे इसको। 14 के बाद में क्या आ रहा है? 15 आ रहा है, 15 भी 1 बार आ रहा है। फिर 15 से बड़ी संख्या कौन सी? 17 कितनी बार आ रही है? 17 भी 1 ही बार आ रही है, देख लेते हैं, 1 बार गलती नहीं होनी चाहिए अपने से। 17 से बड़ी 18 आ गई, 18 भी 1 ही बार आ रही है, 1 बार लिख देंगे इसको।
11 के बाद 18 से बड़ी कौन सी संख्या आ रही है? देखो 15 आ गई, 14, 10, 25, 50, 8, 7 लिख दिया अपन ने। तो कौन सी संख्या आ गई? 25। कौन सी संख्या आ गई 18 से बड़ी? 25। 25 के बाद कौन सी संख्या आ रही है? 27। 25 से बड़ी कौन सी संख्या है? 27। 27 के बाद में 29। 29 के बाद में कौन सी बची? 50। आ गई पूरी संख्या है। एक बार कंफर्म करते हैं इनको आप। देखो कुल कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अपने पास भी 16 आ गई कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो अपन ने पूरी संख्या लिख दी। कुल कितनी संख्या है? 16। मैंने बोला कि जब भी सम संख्या है तो बीच वाले दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दे देना, यही माध्यिका है। और विषम संख्या है तो जो सबसे बीच वाली संख्या है वही क्या होती है? अपनी माध्यिका। तो 16 संख्या है ना कुल, तो 6 संख्या इधर छोड़ दो, 2, 2, 4, 2, 6, 7 संख्या है, सॉरी। और 7 संख्या इधर छोड़ देते, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बीच में कौन कौन सी संख्या है बची? 10 और 14। तो कुछ भी नहीं करना, 10 प्लस 14 बटा 2। 10 और 14 कितने होते? 24। 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 12। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना? ये देखो कितना आसान था ना माध्यिका का निकालना। और माध्यिका कैसे निकालते? सब संख्याओं जोड़कर जितनी संख्या है उसका भाग दे दो। और बहुलक जो संख्या सबसे अधिक बार आ रही है, इसमें कौन सी संख्या आ रही है सबसे अधिक बार? इसमें आ रही है 10, 8 और 7, 2 बार आ रही है। तो ये तीनों क्या हो गए? अपने बहुलक। तो माध्यिका निकालना बहुत आसान है। विषम संख्या है तो सबसे बीच वाली संख्या माध्यिका है, सबसे पहले निश्चित क्रम में जमाना पड़ेगा। और सम संख्याएं हैं तो बीच वाले दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। 10 और 14 को जोड़ा तो 24। 24 में 2 का भाग दिया तो कितने आ गए? 12। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक 6 मीटर ऊंचा खंभा जमीन पर, अभी पिछला देखो एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए, ऐसे बताओ आप। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने किया था। जैसे एक खंभा ही, खंभा कितना है? 6 मीटर ऊंचा, और इसी के जमीन पर परछाई कितनी डल रही है इसकी? 2√3 मीटर। ये क्या डल रही है? इसकी परछाई। उसी क्षण पर सूर्य का क्या ज्ञात करना अपने को? उन्नयन कोण। वही क्वेश्चन आ गया अभी जो किया था। ये इसके लिए लंब हो गया, ये आधार हो गया, थीटा का मान ज्ञात करना है। अभी अपन ने पढ़ा था कि लंब बटा आधार काय में आता है? टेन थीटा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टेन थीटा, लंब का मान 6, आधार का मान कितना है? 2√3। 8 दिन को 2 से कट गया, 6 कितनी बार में? 3 बार में। और 3 में √3 का भाग देंगे, टेन थीटा बराबर कितना गया? √3। √3 क्यों आया? क्योंकि ऊपर क्या है? 3। 3 को ऊपर क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। 3 को ऊपर क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। तो √3 से √3 कट गया, कितना बच गया? √3। अब देखो 10 में √3 का मान होता है? 10 में √3 होता है 60 का मान। तो 10 60, तो थीटा का वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। क्वेश्चन था। ठीक है, अभी पिछला जैसा क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन किया था, उसमें दे रखा था 1 अनुपात √3। तो 1/√3 33 की वैल्यू होती है, तो उसमें कोण कितना आ गया था? 30 डिग्री। ठीक है, देखो कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि किसी क्षण, किसी व्यक्ति, किसी खंबे, किसी भी वस्तु की जो लंबाई है और उसकी जो छाया की लंबाई है, दोनों क्या हो? समान। अगर किसी भी वस्तु या किसी भी क्षण की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई समान हो किसी क्षण, और उस टाइम अपने को कोण का मान पूछे, तो कोण कितने डिग्री का बनेगा? हमेशा 45 डिग्री का। क्यों? क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपना कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है 1। तो sin थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझना है क्वेश्चन है। आपको तो एक बार देखते आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन समय लेगा अपना मात्र 10 सेकंड का, लेकिन समझना है क्वेश्चन। समझेंगे कब? जब अपन पढ़ेंगे, हर टॉपिक को अपन अच्छे से पढ़ेंगे तब अपन समझेंगे। तो त्रिकोणमितीय क्वेश्चन है ये, अपने को दे रखा है। देखो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से अगर cos थीटा का मान निकाले अपन, तो cos स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब अपने को फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर शर्त में कहा याद है त्रिकोणमिति तो बहुत आसान से हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कहाँ के बराबर होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कहाँ के बराबर होता है? sin स्क्वायर थीटा के। तो cos थीटा किसके बराबर आ गया? sin स्क्वायर थीटा के। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मान कहाँ का याद करना है? उधर देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? किसके बराबर होता है? cos थीटा के बराबर। तो इसका मान लिख देंगे cos थीटा
साइन की पावर 4 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस, तो साइन की पावर 4 क्या हो गई, कोस स्क्वायर थीटा। और कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान खुद ही दे रखा है, कितना होता है 1, अर्थात साइन की स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा का मान भी कितना हो जाएगा 1। बहुत आसान क्वेश्चन था ना, कितना आ गया इसका आंसर भी 1। तो क्या लग रहा था अपने को कि हार्ड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लोग का, लोग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब तक अपन सीरीज में पढ़ रहे हैं, पिछले 2-3 क्लासों में लोग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे ये उनसे भी आसान है। देखने में लग रहा है गलती कहाँ हो जाती है, अपन ऑप्शन देख लेते हैं, अपने से गलती हो जाती है, आगे सोल्व नहीं करते। देख बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने को क्या दिया हुआ है कि लोग 4 इंटू एल इंटू एम बटा के, इसका मान ज्ञात करना। देखो लोग में कोई भी संख्या गुणा में लोग ए इंटू बी, तो उसका मान होता है लोग ए प्लस लोग बी। अगर कोई भी संख्या गुणा में दी हुई है और उनके अलग अलग लोग लगाना है तो बीच में का चिन्ह लगाना पड़ेगा प्लस का। वो अगर कोई भी संख्या बटे में दी हुई है, जैसे लोग ए बटा बी, और उनके अलग अलग लोग लगा के लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, लोग ए माइनस लोग बी। तो इस बात का याद रखना। अब यहाँ ये तीनों दी हुई गुणा में, तो अपन इनको कैसे लिखेंगे, लोग 4 प्लस लोग एल प्लस लोग एम, और बटे में क्या है के, तो बटे वाली संख्या को क्या का चिन्ह लगा लिखते हैं माइनस, माइनस लोग के। तो अपन देखते हैं ऑप्शन, तो ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ऐसा ऑप्शन ये एक दिख रहा है, इसमें सब मैच हो रहे हैं, लेकिन आगे क्या आ रहा है 2। तो कौन बहुत आसान है, 4 को 2 का स्क्वायर लिख देंगे, लोग 2 का स्क्वायर प्लस बाकी से बचता का साथ लोग एल प्लस लोग एम माइनस लोग के। अब लोग में किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है वो कहा जाता है उसके आगे, कहा जाता है उसके आगे, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 2 लोग 2 प्लस लोग एल प्लस लोग एम माइनस लोग के। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी वाला ऑप्शन। देखो 2 लोग 2 प्लस लोग एल प्लस लोग एम माइनस लोग के, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला। बहुत आसान क्वेश्चन था, इस बात का ध्यान रखना। लोग के अंदर कोई भी संख्या गुणा में है तो अगर उनको अलग अलग लोग लगा के लिखेंगे तो बीच में कहेगा चिन्ह लगाएंगे प्लस में, और कोई संख्या बटे में है तो उसमें कहेगा चिन्ह लगेगा माइनस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखो फिर वापस ज्योमेट्री क्वेश्चन आ गया, अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अपने को कि त्रिभुज ए बी सी, ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। तो और एक और कंडीशन दे रखी कि ए बी सी आर पी क्यू के समांतर नहीं है, सब सर्वांग सम नहीं है, कहा है कि सर्वांग सम है ए बी सी और पी क्यू आर। तो निम्न में से कौन सा सत्य है। अब देखो मेरे पास, अगर कोई भी त्रिभुज, सर्वांग सम क्या होती है, सर्वांग समता होती है कि एक ही वे आकृतियां जिनका आकार भी एक ही हो और रूप भी एक ही हो, एक ही जैसी हो, साइज भी एक ही हो, माप भी समान होना चाहिए और आकार भी समान होना चाहिए, वो आपस में क्या कहलाती है, सर्वांग सम। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, उनकी संगत भुजाएं होती है हमेशा बराबर। संगत भुजाओं का मतलब क्या है कि ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुज सर्वांग सम है ना, तो ये जो ए बी भुजा है ना ये काय के बराबर होगी, पी क्यू के। ए बी काय के बराबर होगी, पी क्यू के। फिर अगर अपन इसकी भुजा लेते हैं बी सी, तो इसकी भुजा कौन सी लेनी पड़ेगी, क्यू आर। तो बी सी काय के बराबर होती है, क्यू आर के। फिर अगर अपन इसकी ए सी भुजा को किसके बराबर करेंगे, पी आर के। संगत भुजा बराबर होती है, अगर इधर ए और सी लेंगे तो इधर कौन सी लेनी पड़ेगी, पी और आर। तो इस त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन है। निम्न में कौन सा सत्य नहीं है, यहाँ पे भी ध्यान देना है अपने को, सत्य नहीं पूछा है। पहला है ए सी बराबर पी आर, ए सी पी आर के बराबर होती है, सही है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा क्या दे रखा है, बी सी बराबर पी क्यू, बी सी कहेंगे बराबर होती है क्यू आर की, ये गलत है। कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया अपना, सी ऑप्शन आंसर हो गया। बी की बात करें, बी दे रखा है ए बी बराबर पी क्यू, तो ए बी बराबर पी क्यू होता है, अपने को पता है। सी दे रखा है बी सी बराबर क्यू आर, तो बी सी बराबर क्यू आर होता है। बी सी क्यू आर के बराबर होती है, पी क्यू के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का, कि एक पुत्र एवं उसके पिता की आयु का अनुपात दे रखा है 1:4। पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 1:4। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1:4। तो अपन ने मान लिया, माना
पुत्र की आयु मान ली अपन ने x, भाई 1:4 दे रखा ना, पुत्र की x मान ली, पिता की कितनी हो जाएगी 4x, दोनों का अनुपात कितना है 1:4। आगे क्या दे रखा है, उनकी आयु का गुणनफल 196 है, आयु का क्या दे रखा है गुणनफल, और 5 वर्ष बाद में उनकी आयु का क्या पूछ रहा है अनुपात। बड़ा क्वेश्चन देके घबराना नहीं है अपने को, अपन ने आयु मान ली, पुत्र की आयु मानी x, पिता की मान ली 4x, तो उनकी आयु का गुणनफल कितना है 196, x इंटू 4x बराबर 196, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना गया 4x² बराबर 196, यहाँ से मान निकालते x का, तो x² बराबर 196/4, x² 4 का भाग देश में 4 चौक 16, कितने बचे 3, तो 4 में 9 बार में 36, तो x² बराबर 49, तो x का मान कितना आ गया 7, क्यों, क्योंकि 49 का स्क्वायर होता है 7 का, तो x का मान 7 आ गया। तो पुत्र की आयु कितनी आ गई, वर्तमान आयु 7 वर्ष, और पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई 7 चौक 28 वर्ष। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है उस पर ध्यान दो, पूछ क्या रहा है कि 5 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात, अभी का अनुपात नहीं पूछ रहा, वो 5 वर्ष बाद का, तो 7 में 5 जोड़ दो 12, अनुपात 28 में 5 जोड़ दो 33, तो 12:33 कट रहे हैं, 3 से कट रहे काट दो, 3 चौक 12, 3 से कट रहा है ये 11 बार में, तो 4:11, कौन सा ऑप्शन सही हो गया बी। तो ये अपने आज के क्वेश्चन थे, बहुत अच्छा लगा आपको और हमें भी, तो जिसने भी पूरी वीडियो देखी होगी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ये पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन अगले एग्जाम में आने हैं, अपने को बिल्कुल भी कोई भी